सिस्टम फ्यूल जो अरेंजमेंट है अपने बॉयलर के अंदर में, फ्यूल फायरिंग सिस्टम बॉयलर के अंदर में, रिगार्डिंग आज का जो सेशन है। इसमें फ्यूल सिस्टम में जो हमारा क्या होता है कि जो भी बॉयलर वगैरह में हम फायर करते हैं कोल, तो उसमें स्टार्टिंग हमें ऑयल से करनी पड़ती है। तो एक फ्यूल ऑयल सिस्टम होता है, ऑयल बर्नर्स होते हैं। कोल मिल्स एंड फीडर्स, ये हमारे कोल मिल्स पल्वराइजर, कोल को पल्वराइजर करने के लिए यूज किया जाता है। फीडर उसी से एक एसोसिएटेड एसेसरीज है, वो हमने पहले सेशन में भी आपको बताया था। फीडर्स के थ्रू कोल जाता है। टाइप ऑफ फीडर्स क्या है, मिल्स क्या है, फीचर्स ऑफ डिफरेंट मिल्स क्या है, बर्नर अरेंजमेंट कैसा होता है, वो सब इसमें टॉपिक में कवर करूंगा मैं। फ्यूल ऑयल सिस्टम मतलब ये एक्चुअली में इनिशियली जो हम बॉयलर को जब फायर करते हैं तो मेरा फर्नेस एकदम कोल्ड कंडीशन में रहता है, और कोल को फायर होने के लिए पर्टिकुलर कुछ फर्नेस में टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम कोल को बर्न कर पाते हैं बर्निंग के लिए। तो इनिशियली क्या होता है कि हम, चूंकि जो लाइट ऑयल डीजल है, कुछ जगहों पे जो अभी 600 बॉयलर्स हैं उसमें केवल एचएसडी का ही प्रोविजन दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो 250 मेगावाट का बॉयलर्स है उसमें एचएफओ का भी प्रोविजन है। तो इनिशियली तो हम डीजल एचएसडी से ही फायर करते हैं, क्योंकि डीजल के लिए कोई हमें फर्नेस में कोई ऐसे स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत नहीं रहती, जस्ट उसको हम तुरंत फायर इनिशिएट कर सकते हैं। तो सपोर्ट ऑफ फर्नेस जो है फ्लेम ड्यूरिंग लो लोड ऑपरेशन, अगर कभी केस कभी लोड जो है ऑल ऑफ सडन कम हो गया और हमें उतनी हीट की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा इलुस्ट्रेट कर दे रहा हूँ इसको। लो लोड ऑपरेशन का मतलब है अगर हमारा लोड अभी 200 मेगावाट पे चल रहा है, ऑल ऑफ सडन हमें एक मिनिमम जो है 60% एमसीआर जिसको बोलते हैं, 60% से भी अगर इन केस अगर हमें लोड नीचे जाना पड़ रहा है, तो हम अगर मिलें चलाएंगे तो हमारी क्या होगी, हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट कम रहेगी और हम फायर ज्यादा करेंगे। तो फर्न जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्यूब ओवरहीट हो सकता है। लेकिन हमारे पास अब उससे नीचे मिल का जो फायर है वो कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी स्टॉप द मिल एंड टेक सम सपोर्ट। यार वी स्टॉप सम मिल्स, जैसे कि हम 3 या 4 मिल चला रहे हैं, तो हम फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए उसमें से 2 मिल को बंद कर देंगे। दो एक जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस डिजाइन मतलब जिस कैपेसिटी का बॉयलर हो, और थोड़ा सा ऑयल का सपोर्ट ले लेंगे। इन केस कभी हम केवल अगर ऑयल का सपोर्ट इसलिए देते हैं कि मेरा बॉयलर ब्लैकआउट नहीं हो या बॉयलर हमारा फायर आउट नहीं हो जाए, उसका फायर ना चला जाए, क्योंकि हमें कम मिल के ऊपर में अगर हम इतने बड़े वॉल्यूम फर्नेस में अगर फायर को इनिशिएट कर रहे हैं, तो चांसेस रहते हैं कि लो लोड में फायर आउट होने का। तो हम सपोर्ट के लिए एक ऑयल बर्नस उसमें लगा के रखते हैं, 1 या 2 जैसी रिक्वायरमेंट रहती है एज पर ऑपरेशनल कंडीशन, ताकि मेरा फ्लेम फेल्योर पे बॉयलर ट्रिप नहीं हो जाए। आप सी एंड आई और ये सब लॉजिक में पढ़ेंगे। अगर आपका स्कैनर ने फ्लेम स्कैन नहीं किया तो यूनिट को ट्रिप कर देगा, तो वो यूनिट ट्रिप नहीं हो जाए इसके लिए हम फिर एक ऑयल सपोर्ट करते हैं। इसलिए फ्यूल ऑयल सिस्टम इज द मस्ट। ये आपको जो है ड्यूरिंग स्टार्टअप में भी जरूरत पड़ती है और इन केस ऑफ द पार्ट लोड। तो इसमें फ्यूल ऑयल सिस्टम में क्या रहता है, आपका एक फ्यूल ऑयल के पंप्स होते हैं, क्योंकि ऑयल हीटर एचएसडी के लिए ऑयल हीटर की जरूरत नहीं होती। जो हैवी ऑयल होता है, जो एचएफओ बोलते हैं, उनके लिए ऑयल हीटर की जरूरत होती है, क्योंकि उसको हम अगर नहीं गर्म करेंगे तो वो क्या जम जाता है। एचएफओ मतलब जस्ट ए अपवर्ड अपग्रेड वर्जन, मतलब थोड़ा सा जो कोल्टार आपने रोड पे देखा होगा, कोल्टार से जो रोड बनता है, उसके इसके बाद का जो फिल्ट्रेशन होने बाद में एचएफओ के बाद में फिर वो कोल्टार फॉर्मेशन टाइप से वो हो जाता है। तो ये क्या है, अगर हम पर्टिकुलर इसको 100 डिग्री टेम्परेचर तक अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये क्या सॉलिडिफाई हो जाता है, वो पंपिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें एचएफओ को कंटिन्यूअस जो है हीटिंग मोड में ही रखना पड़ता है, और इसको हम एक पंप के थ्रू रिसर्कुलेट करके हीटर के थ्रू पंपिंग करते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा बॉयलर किसी कहीं पे भी कोई एचएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है और हमारे पास एचएफओ के टैंक हैं,
तो उस कंडीशन में भी हमारे पंप एचएफओ के चलते रहते हैं और वो रिसर्कुलेशन में, और टैंक में भी हीटर्स लगे होते हैं, तो हम उसको रिसर्कुलेट करके एक चलाते रहते हैं पूरे बॉयलर के तरफ से, और हीटर हमारे ऑन रहते हैं ताकि ऑयल का एक टेम्परेचर बना रहे, और एचएसडी के लिए ऑयल हीटर की जरूरत नहीं रहती। फिर होता है ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन जो इसमें क्या होता है कि जैसे डीजल है, डीजल को आप जब बॉयलर के अंदर जला रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डीजल को स्प्रे करना है अंदर में, तो उस स्प्रे को भी एक अच्छा, मतलब एक बढ़िया मतलब कंबशन हो, और और काफी स्प्रे उसका अच्छे से हो, और तो उसके लिए हम ऑटोमाइजेशन करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हम एयर ऑटोमाइज भी करते हैं या स्टीम ऑटोमाइज करते हैं। तो अगर कभी कोई ग्रीन फील्ड बॉयलर हो, या हमारे आपके पास जितने बॉयलर हो सारे बंद हो और फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें दो प्रोविजन देता है, एक एयर ऑटोमाइजिंग और एक स्टीम ऑटोमाइजिंग। तो इनिशियली अगर आपके पास में स्टीम नहीं है तो आप एयर से ऑटोमाइज करके आप ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं फर्नेस में। और इन केस अगर आपके पास एक बॉयलर रनिंग कंडीशन में है और सेकंड बंद है, तो अगर उसको करते हैं तो हमारे क्या करते हैं, इसके लिए एक पीआरडीएस सिस्टम होता है पूरा जो है ऑटोमाइजेशन के लिए। और उसकी स्टीम नेटवर्किंग जनरली, अगर आपके पास दो बॉयलर है तो दोनों को एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहती है, एक जगह की स्टीम को हम दूसरे जगह यूज कर सकते हैं, तो स्टीम ऑटोमाइज भी कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल बर्नर्स, अब इसमें है जो ऑयल बर्नर्स हैं वो वही जो मैंने आपको बताया, एयर ऑटोमाइज है, स्टीम ऑटोमाइज है, मैकेनिकली ऑटोमाइज बर्नर है। तो हमारे यहाँ पे एयर एंड स्टीम दोनों ऑटोमाइज सिस्टम है। स्टीम ऑटोमाइजेशन जस्ट वही जो मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ के बताई आपको, जो स्लाइटली जो है उसको जो है फ्री मॉइस्चर, जो हम जो एयर जो देते हैं उसका भी हम थोड़ा मॉइस्चर उसको वो कर लेते हैं। और जो है एयर ऑटोमाइजेशन का जो है इसमें जो है एडवांटेज ऑफ द स्टीम ऑटोमाइजेशन का क्या होता है कि इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि एयर इज द वेरी कॉस्टली जो है यूटिलिटी, मतलब एयर कंप्रेस्ड एयर बनाना, क्योंकि उसकी खुद कंप्रेसर की इफिशियंसी इतनी नहीं होती, हम 80% के आसपास में आती है, तो कंप्रेस्ड एयर को बनाना बहुत ही कॉस्टली पर होता है। तो स्टीम ऑटोमाइजिंग जो है वो हमारा एक चीपेस्ट रहता है प्रोसेस। तो हम मैक्सिमम जब अगर हमारे पास स्टीम अवेलेबल है तो हम स्टीम ऑटोमाइज ही करते हैं। और ये ऑयल गन, ये जो हम ऑयल फायर करते हैं, ये ऑयल गन का एक ये टिप है। इसमें आप ये देख रहे होंगे स्प्रे, ये इसको जो हम स्प्रे प्लेट बोलते हैं, एक मैग्नेटिक प्लेट ये रहता है, मिक्सिंग प्लेट। यहाँ पे एक इसका जो आगे का एक कंस्ट्रक्शन रहता है, इसके अंदर में एयर और ऑयल दोनों आते हैं और ये यहाँ मिक्सिंग प्लेट में मिक्स होते हैं। और ये जो आपको 1 2 3 4 5 5 या जो होल्स दिख रहे हैं, इनसे ये स्प्रे फॉर्म में फर्नेस में हम ऑटोमाइज फ्यूल को भेजते हैं। और ये आपका फायर हो गया, ये टिपिकल फ्लेम। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये कोल का है, ये कोल आता है, उसके साथ में इस कोल के साथ में आपका प्राइमरी एयर मिक्स आता है, जो हम प्राइमरी एयर मिल में देते हैं फाइन पार्टिकल्स को सपोर्ट करके यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए। तो कोल और प्राइमरी एयर तो यहाँ से आ जाता है। उसके बाद ये विंड बॉक्स से आपका ये सेकेंडरी एयर आता है। पोलराइज फ्यूल में मतलब वही है आपका कि ये जो है इसका, इसमें अपने को सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, लेस एक्सेस एयर इसमें कम की जरूरत पड़ती है, साइकिल एफिशिएंसी बेटर आती है, बेटर कंबशन कंट्रोल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर सकते हैं। और इसमें रहता है कोल में कि हमारा फिर आपका ये वॉल्स में स्लैगिंग वगैरह या क्लिंकर फॉर्मेशन ये सब होता है, कोल के साथ में ये ड्रॉबैक रहता है। और सेकंड चीज
ये ऑयल फायरिंग में एक चीज प्रॉब्लम होती है कि अगर ऑयल फायर्ड बॉयलर्स होते हैं, जो आपको गोल्फ वगैरह में जाएंगे मैक्सिमम ऑयल फायर्ड बॉयलर ही मिलते हैं, वहाँ कोल नहीं ऑयल से ही चलाते हैं। उसमें एक जो है डर रहता है कि अगर ऑयल अगर कैरी ओवर होके एयर प्री हीटर तक चला गया, या रोटरी अगर एयर प्री हीटर है, एयर प्री हीटर तक है, तो वहाँ एयर प्री हीटर में भी फायर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऑयल फायर, केवल ऑयल फायर्ड बॉयलर का ये एक ड्रॉबैक है। और कोल बेस्ड फायर का ड्रॉबैक में यही है कि उसमें स्लैगिंग और क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। कोल मिल फीडर, ये आपको आउटलाइन बताया था, थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। कोल प्रिपरेशन इक्विपमेंट है, ये हो गया। फीडर्स में भी आपके वॉल्यूमेट्रिक टाइप फीडर हो गया, चैन फीडर, बेल्ट फीडर। अब अभी नाउ ए डेज बेल्ट फीडर ही काफी यूज हो रहे हैं। चैन फीडर अभी हमारे ख्याल से ड्रैगलिंग चैन फीडर अभी बंद हो गए। पहले ये बॉयलरों में 200 मेगावाट के बॉयलर में हमने देखा है चैन फीडर, टेबल टाइप बेल्ट फीडर। ये आपका फीडर है। ये एक्चुअली में फीडर का एक आपको एक टच व्यू कर लिया, ये यूट्यूब से ही मैंने निकाला आप लोग के लिए संडे के लिए खोज के। तो ये आप देखो, ये आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी, चल जाएगा ना। क्या आप लोग को दिख रहा है? हेलो, हेलो सर। नहीं हाँ जी, नहीं सर, आपको वीडियो शो नहीं नहीं दिख हो रहा रहा है है। सर, वीडियो नहीं दिख रहा है सर, वीडियो वीडियो नहीं इज दिख नॉट रहा है विजिबल सर। सर। तो नहीं दिख रहा है ना? नो हाँ, सर। पीपीटी खाली दिख रहा है। यार वीडियो को शेयर करिए ना। अभी आ गया क्या वीडियो? यस सर। क्यों वीडियो विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये आपका ये ग्रेवन फीडर है, और ये आपका बंकर का ये आउटलेट गेट है। यही पे दो गेट रहता है, एक outlet रहता है, ये आपका पोल आने में ये एक प्लेट जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोल ऑन बेल्ट। ये जो प्लेट है, इनिशियली जब बॉयलर को जब फीडर हम रेडी मोड में तब बांधते हैं कि इसमें कोल को फीडर पे ले आके जैसे ही ये कोल के साथ में टच करता है, ये प्लेट ये अपवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट होके ऊपर उठता है, और उठने से इसके थ्रू एक इंडिकेशन होता है जिसको हम यहाँ के अपने प्लांट के टेक्नोलॉजी में बोलते हैं कि कोल ऑन बेल्ट हो गया। मतलब ये इसके थ्रू मालूम पड़ जाता है कि मेरा फीडर के बेल्ट के ऊपर में कोल पूरा आ गया। तो जो है मिल स्टार्ट करने के पहले हम इंश्योर कर लेते हैं कि कोल ऑन बेल्ट हो चुका है। ये जो प्लेट है वो उसी के लिए लगाते हैं कि जैसे ही कोल इसके ऊपर आएगा ये टिल्ट होके ऊपर उठ जाएगा। फिर ये आपका इसके थ्रू ये मिल के अंदर में ये कोल पूरा। अब आपको कभी कभी जब मेंटेनेंस करते हैं तो बोलते हैं कि मैं नो कोल ऑन बेल्ट आपको पहले करेंगे, और चालू रहेगा, और धीरे 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 ये ब्लू ग्लास, ये जो यहाँ पे खड़ा ग्लास से देख रहा है, ये जब सारा कोल चला गया, तो बोलेगा
ये सीएसपी का होल बंकर, ये दोनों ये ट्रिपलर बोलते हैं। ये जो येलो कलर की मशीन देख रहे हैं, इसको हम लोग बेल्ट के थ्रू चलते रहता है, दोनों तरफ कॉपर होते हैं और इंडिविजुअल बैंक फिर वो बंकर, ये आपके होल बंकर हैं। ये कहीं कहीं पे ये कहीं कहीं पे हम लोग फीडर के कोल बंकर के अंदर में ये रॉड गेट यूज करते हैं, कोई रॉड गेट बोलता है, कोई निडल गेट बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये 250 में और ये 600 मेगावाट के बॉयलरों में ये नहीं लगा हुआ है। तो ये गेट भी बहुत जगहों पे पहले पहले ये यूज, जो छोटे छोटे बॉयलर्स और बंकर्स होते थे उसमें ये यूज करते हैं। ये भी काफी ये यूजफुल गेट है। ये सिंपल रहता है, इसमें कोई मैकेनाइज्ड सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट पुल करके मैनुअली आप पुल कर दीजिए, कोयला नीचे जाने लगेगा और फिर आप इसको पुश कर दीजिए तो कोयला बंद हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों के बीच में गैप है तो गैप से कोयला जा सकता है, लेकिन जो बंकर के अंदर में हम कोल फीड करते हैं वो क्या बड़े बड़े मतलब टुकड़े के फॉर्म में होता है और पाउडर भी रहता है। लेकिन क्या होता है जब इन गेट को कर देते हैं तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ये पुश करते ही कोई जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली बंद हो जाए, जीरो हो जाए। पार्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ कोल जो है नीचे फीडर में जा सकता है, लेकिन वो फिर वो धीरे से जब उसको फ्लो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर हो जाता है, जब हम सारे गेट्स को माने सारे बार को हम पुश कर देते हैं इन साइड में, तो वो फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो बड़े पोल्स होते हैं वो इनके ऊपर में आके और धीरे धीरे जो पतले पोल रहते हैं वो सेटल हो जाते हैं, तो बंद हो जाता है। तो इसमें इसका ड्रॉबैक यही है रॉड गेट का, कि रॉड गेट में आपको इमीडिएटली कोल नहीं रुकेगा, हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ द कोल फीडर में जाए उसके बाद वो रुक जाए। तो अभी तो सब मैकेनाइज्ड मोटराइज टाइप के जो है गेट लगने लगे हैं जो मोटर थ्रू ऑपरेट हो जाते हैं। ये रियल में ये दिस इज द फीडर, ये तो आपका फीडर इनलेट गेट है। ऊपर वाला भी आजकल मैकेनाइज आने लगा है, या तो वो मैनुअल मोड मोटराइज रहेगा या मैनुअल रहेगा। और ये भी अपना मैनुअल मोड में है, इसमें एक ये जैसे चैन पुली ब्लॉक का चैन लगा हुआ है, इसको लीवर को ऑपरेट करके हम गेट को ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये जो भी फोटोग्राफ देख रहे हैं ये रियल फोटोग्राफ, मतलब एनिमेटेड, मतलब वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये प्लांट की फोटोग्राफ नहीं है सबकी। ये बेल्ट आप बेल्ट है, ये जो नीचे ये जो नीचे जो लगा है सीओसी का चैन, ये फीडर बेल्ट से जो भी कोल अगर दोनों तरफ से डाइवर्ट होकर अगर कुछ नीचे में गिर जाता है तो इसको ये वापस ट्रेवल करके जो है वापस वो मिल के अंदर में गिरा देता है। दिस इज द क्लीनिंग, ये मतलब स्क्रैपर, मतलब उसको उस टाइप से ये वर्क करता है कि जो अगर बेल्ट वगैरह से कोई भी कोल थोड़ा बहुत साइड से होते हुए अगर फीडर के नीचे में गिर गया, मतलब उसके बॉक्स चैम्बर के नीचे गिर गया बेल्ट के नीचे, तो ये सीओसी ये भी इसके थ्रू वो स्क्रैपिंग करके
ये यही चीज जो है ड्रैग चैन फीडर जो होता था, ड्रैग चैन फीडर बेसिकली बस इसमें भी वैसे ही स्प्रॉकेट होते थे बड़े बड़े, और वो इसी स्प्रॉकेट में वो बेड, उसमें क्या होता था, सीओसी जो ड्रैग लेग चैन फीडर, उसमें ऊपर की बेल्ट की जरूरत नहीं थी, आपको बॉटम में ट्रे हुआ करता है फीडर में, और सीधा कोल जो है आपके उसके बॉडी में गिरेगा और इसी चैन के थ्रू ट्रेवल होके उसमें गिरेगा। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम होती है ड्रैग चैन फीडर में कि आप उसमें बहुत फाइन कंट्रोल नहीं कर सकते। बेल्ट में क्या होता है कि आप बहुत फाइन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक वेट को आप देख रहे होंगे, दिस इज द लोड सेल। ये हम जब फीडर को कैलिब्रेट करते हैं एक डेड वेट के अगेंस्ट में, ताकि उस डेड वेट के अगेंस्ट में जब इसके ऊपर में जब पोल आता है तो इट बेल्ट इज सैग, बेल्ट जो है स्नैप होती है। उस स्नैप के मेजरमेंट के बेस पे ये डेड वेट का स्नैपनेस कितना है, और उसके बाद उस बेल्ट पे जो पोल आया वो कितना मतलब सैग हुआ है, उसका ये पूरा ये लोड सेल है। और यहाँ से कुछ कैलिब्रेशन करके C&I का जो आप पढ़े हैं, मतलब उसके कुछ जो उसमें रीडिंग आई, मतलब जो उसमें डिफ्लेक्शन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग इसको कैलिब्रेट करके वो ये बताता है उसके अनुसार कि हमारा स्पीड के अकॉर्डिंग क्या मतलब फीड रेट है। दिस इज द लोड, इसको लोड सेल बोलते हैं। ये एनिमेटेड नहीं है, ये रियल फोटो लेके और उसके ऊपर की ये वीडियो बनी हुई है। ये है ना तुम्हारा पूरा लोड सेल। हो गया ना, ये बंद करो ना इसको, कहाँ से होगा? अब ये तो फीडर हो गया, फीडर तक कोल आ गया, कोल उसके बाद मिल में जाएगा। तो मिल भी हमारे बहुत टाइप की मिल्स होती हैं, बाउल मिल होती हैं, बॉल मिल होता है, ट्यूब मिल होता है। बाउल जनरली जो बड़े बॉलर्स वगैरह हैं, जो BHL का जो डिजाइन है वो तो जो है बाउल मिल ही हम यूज करते हैं। हमारे यहाँ XRP जो है मिलने लगी हैं, 2 साइज की, 250 में अलग उसका बाउल का साइज है और 600 में अलग है बाउल का साइज। अब ये टाइप्स ऑफ मिल्स हो गई, ये आपको बुक्स वगैरह से भी रेफर सर करेंगे तो ये पीपीटी सब नहीं मिल दिख जाएगा। रहा सर पीपीटी नहीं दिख रहा। पीपीटी नहीं दिख रहा है, क्या चक्कर है, बार बार शेयरिंग करना पड़ेगा क्या? अभी आए क्या पीपीटी? यस सर। यस सर। आया क्या पीपीटी? कुछ भी नहीं दिखेगा तुरंत बोलना, यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। क्योंकि हम लोग बहुत पुराने टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, हमने प्लांट में आके कंप्यूटर देखा है। ठीक है, क्यों चल क्यों नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो पीपीटी क्यों सर नहीं? ये सेलो है ना सर जिसमें बंकर लिखा है?
कहाँ पे? पीछे में यूट्यूब वाला वीडियो में जो बंकर लिखा हुआ था। सेलो नहीं, बस सेल नहीं वो बंकर है। बंकर है। देखो कोल जब कोल को लिए बंकर बोलते हैं, ऐस के लिए साइलो बोलते हैं। ठीक है चीज है। स्टोरेज साइलो हाँ, स्टोरेज है, स्टोरेज टैंक है। कोल के टर्मिनोलॉजी में बंकर बोलते हैं और एस के टर्मिनोलॉजी में साइलो बोलते हैं। अभी तुम्हारा पीपीटी आया कि नहीं दिख रहा है? कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। PPT दिख रहा है सर। दिख रहा है। कल मेरे को 4-6 घंटा लग गया तुम लोगों के लिए वीडियो सब ये सब खोजने में। लेकिन आज के डेट में यूट्यूब के ऊपर में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज है कि आदमी को कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ बहुत अच्छा एनिमेटेड वीडियो भी सर उसमें मिल जाता अपलोडेड है। हाँ, ये वो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। मेरे को 6-7-8 घंटे कल संडे को लग गया। जो है उसमें से छांट के मैं फिर एक आध जो बढ़िया लगा मैं फिर वही आप लोगों के लिए रखा कि आपको प्लांट का भी फील आ गया। वो कुछ उसमें एनिमेटेड है और कुछ रियल फोटोग्राफ्स वीडियो बना के उसमें दिया हुआ है। ये मिल के बारे में बता रहा था मैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिल क्या है? वर्टिकल स्पिंडल मिल होती है और एक ट्यूब टाइप की मिल होती है। वर्टिकल स्पिंडल में बाउल मिल ये ज्यादा फेमस है। बीएचएल के जितने डिजाइन है उन सबों में एक्सआरपी टाइप के बाउल मिल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ 250 में भी 600 में भी बाउल मिल ही है। ये उनके वही है। मीडियम लो स्पीड में 70 से 20 आरपीएम का रेवोल्यूशन पर मिनट रहता है। मीडियम में इतना रहता है, हाई स्पीड पे इतना रहता है। ट्यूब एंड और जो लो स्पीड जो मिल होती हैं और ट्यूब मिल होती हैं, ट्यूब एंड बॉल मिल होती हैं, वो आपको आगे उसके फोटोग्राफ्स में दिखा दूंगा। मेरे को नेट पे मिल गया था। बाउल और आपका मीडियम में बाउल मिल आता है जो हमारे इधर में लगा जो है। और वेस्टर मिल, इम्पैक्ट मिल। एक इम्पैक्ट मिल इसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो ये चाइनीज डिजाइन वगैरह है उनमें ये मिलों का यूज करते हैं वो लोग। ग्राइंडिंग इज हाँ। अब ये जो कोल ग्राइंडिंग है ये इम्पैक्ट के थ्रू इटरेशन, क्रशिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दी। जो कोल की ग्राइंडिंग करते हैं वो इसी मेथड के थ्रू करते हैं। ये बाउल मिल जो है ये एक्सआरपी के जो बीएचएल के जो मॉडल्स हैं वो इस टाइप के हैं। ये 623 ये जो लिखा है जो एक्सआरपी के पहले लिखा, दिस इज द डाया ऑफ द बाउल। वो बाउल का डाया कितना है वो इसके पहले डिनोटेड रहता है। और कैपेसिटी इस टाइप की है, इतने टन कोल ग्राइंड कर सकता है। इसका भी एक एनिमेटेड वीडियो है, वो बहुत अच्छा लगेगा। फीचर ऑफ बाउल मिल वही कोल, आपका कोल ग्राइंडिंग करना है, पल्वराइज फॉर्म में करना है। इसका वीडियो जब आएगा तब मैं बीच बीच में रोक रोक के बताऊंगा। ये तो जस्ट ये पीपीटी वगैरह आपको जिप के थ्रू मिल जाएगा, या स्टडी मटेरियल पर्पस से ये है। पीपीटी ही पे ही मैं पूरा बताता हूँ आपको। ये उसके पार्ट्स है, मैं पीपीटी पे ही बताऊंगा। ये सब पीपीटी कहाँ गया रे भाई? हाँ, ये भी एक अच्छा पुस्तक तो वो नहीं है, तब तो शेयर करना पड़ेगा ना। ये अभी आया क्या वीडियो स्क्रीन पे? नहीं आया? आ गया सर। आ गया। आ गया। ये बहुत अच्छा है, एनिमेटेड एक वीडियो मिल गया था मेरे को। ये आपका प्लेनेटरी गियर बॉक्स है। ये एक पहले, ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी में आगे। पहले जो गियर बॉक्स होते थे वर्म एंड व्हील के फॉर्म में होते थे। उसमें एक वर्म शाफ्ट होती थी और एक व्हील होता था। और जो छोटे जगहों पे या पहले जो 100 मेगावाट या 200 मेगावाट के भी जो पहले के जो डिजाइन थे उसमें वो वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील वाले गियर बॉक्स आते थे। लेकिन अभी आजकल ये कॉम्पैक्ट डिजाइन हो गया और इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। उसमें क्या मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। जो वर्म शाफ्ट और गियर के रहते थे उसमें वर्म शाफ्ट वगैरह के टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे। और वो क्योंकि वो टूटते इसलिए थे कि ये
काफी मतलब अनबैलेंस्ड इक्विपमेंट है। इसमें कोल क्रशिंग होता है, कभी फॉरेन मटेरियल, लोहा, पत्थर, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो जो इम्पैक्ट के कारण उसमें जो मतलब जो लोड उस पर जर्क लोड आता था, उसके कारण उसमें बहुत धीरे धीरे डिजाइन चेंज होते हैं। अभी आज के डेट में अभी BHL वगैरह ये आपको इस टाइप का कॉम्पैक्ट गियर बॉक्स, सन एंड प्लेनेट टाइप के इसके अंदर में पूरी डिजाइन रहती है, उस टाइप के भी ये गियर बॉक्स आने लगे हैं। तो ये आपका ये गियर बॉक्स है। और ऊपर में एक बॉडी रहती है। ये आप जो इस गियर बॉक्स के ऊपर में ये एक बॉडी टाइप की माउंटिंग रहती है। ये जो फ्लैंज टाइप से ओपन दिख रहा है आपको, ये क्या, यही से प्राइमरी एयर, जो हॉट एयर रहता है, ये प्राइमरी एयर इधर से ही अंदर जाता है। और ये जो डोर्स दिए हैं, दिस इज द इंस्पेक्शन विंडो। ये जो स्क्रैपर वगैरह का हम रनिंग मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, यहीं से आदमी इनसाइड में जाता है मिल के अंदर में, स्क्रैपर चैम्बर में, जहां से वो स्क्रैपर वगैरह का मेंटेनेंस करना, ये करना देख करता है। और ये जो आपको ब्राउनिश कलर में ये जो एक दिख रहा है, दिस इज द बाउल। यही बाउल है, जस्ट लाइक ए प्लेट टाइप की प्लेट हो गई, उसी बाउल है। इस बाउल के ऊपर में ये बाउल हब कवर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो इसके अंदर में हमने, और इसी के ऊपर में एक बुलरिंग सेगमेंट बाउल के ऊपर में, उसी उसको शेप देते हुए, ताकि मेरा बेस जो बाउल है वो कोल ग्राइंडिंग से वियर एंड टियर ना हो जाए। ये उसके ऊपर में एज ए लाइनर टाइप से छोटे छोटे टुकड़े, जिसको BRS बुलरिंग सेगमेंट बोलते हैं, वो पूरे सरकमफ्रेंस में लगा देते हैं, ताकि हमारी बेस जो बाउल है वो खराब नहीं हो। और ये आपके ग्राइंडिंग रोलर्स हो गए, जिसके थ्रू फ्रिक्शन जो कोल, अभी इस एनिमेशन में आएगा। देखो, ये कोल के सेंटर में जो फीडर से आउटलेट, फीडर आउटलेट से जो फीडर के थ्रू कोल फीड होके जो मिल में आ रहा है, वो सेंटर वाले पाइप से आ रहा है। दिस इज अ सेंटर पाइप भी उसको बोलते हैं। और इसके पेरिफेरिक में चारों, पेरिफेरिक में चार चार, यहाँ पे जैसे एक मिल में बॉयलर में जो कॉर्नर फायर्ड बॉयलर है, तो हर कॉर्नर के लिए 4 कोल पाइप्स आउटलेट है। ये जो ब्राउनिश कलर के हैं, इसमें जो है ये 4 पाइप जो है एक मिल से आउटलेट निकलता है। तो ये आपने ये पूरा ये मिल का पूरा असेंबली देख लिया। इसमें ये जो ऊपर में आपको जो ऐसे दिख रहे हैं वॉल्व टाइप के, ये सिंपली ये कहीं पे इस टाइप के भी डिजाइन रहते हैं, जिस मतलब एयर ऑपरेटेड रहते हैं, और कुछ MDV टाइप के रहते हैं, जो बाहर से ऐसे नहीं दिखेगा आपको, वो अंदर में ही बटरफ्लाई वॉल्व के जैसे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बटरफ्लाई वॉल्व जैसे हैं, वो बाहर से आपको इतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा, मतलब असेंबली वगैरह। और एयर के थ्रू पावर सिलेंडर लगे हुए हैं, वो एयर के थ्रू ऑपरेट हो जाते हैं, जो MPO और ये सब जो जिनको बोलते हैं।
ये आपका जो दो डोर है ये सेपरेट, ये है, यहाँ से हम इस डोर के थ्रू जो अंदर में जाते हैं। नॉर्मली जो है ये जो आपका जो लैडर का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक इसके ऊपर में ये पूरा प्लेटफॉर्म होता है। तो एक वर्किंग प्लेटफॉर्म के नीचे में स्क्रैपर चैम्बर का एरिया रहता है जहां हम लैडर के थ्रू जाते हैं, और ये वाला पूरा एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है इस पे। तो यहाँ के डोर खोल के हम इनसाइड में ग्राइंडिंग रोलर, बुलरिंग सेगमेंट, इनका इंस्पेक्शन और इनका मेंटेनेंस के लिए या कुछ वेल्डिंग वगैरह करना हो इस वाले डोर से जाते हैं, और स्क्रैपर चैम्बर वगैरह में काम करना हो तो यहाँ से जाते हैं। उसके बाद से ये एक जो छोटा सा देख रहे हैं, ये रनिंग कंडीशन में हमको जनरल असेंबली जो हमारे जो तीनों रोलर दिख रहे थे उसके अंदर में लुब्रिकेशन वगैरह चेक करने के लिए हम यहाँ से जो है खोल के और एक रॉड के थ्रू डाल के उसको चेक कर लेते हैं कि लुब्रिकेशन वगैरह की कंडीशन क्या है। अगर जरूरत है टॉप अप की तो हम इसमें टॉप अप भी करते हैं। तो ये जो है आपका ये एक मिल का पूरा फंक्शनल होता है। अच्छा, इसमें ये जो बाउल आप लोग देख रहे हो, इस बाउल के थोड़ा सा बगल में देखो, ये ऐसे कुछ गैप दिख रहा है और कुछ प्लेट की वैंस दिख रही हैं। यस सर। हाँ, तो ये जो आपका जो हॉट एयर अंदर में आता है, ये वैंस होती हैं, इसी के थ्रू इनको एक एरोडायनामिक प्रोफाइल, एक शेप देते हैं। और ये जो है यहाँ से जो वो प्राइमरी एयर है वो ऊपर यहाँ बाउल में आती है, और ये जो रोलर के थ्रू जो कोल ग्राइंड हो रहा है इसको क्या करती है, उसको फ्लूडाइज करती है, मतलब उड़ाती है। ठीक है ना। तो ये जो फ्लूडाइज होकर जब उड़ता है तो जो फाइन फॉर्म में जो, अब चूंकि कोयले तो बड़े बड़े आ रहे हैं सेंटर पाइप से, ये जो आपका ये जो कोन ऊपर में देख रहे हो, ये इस कोन के थ्रू मतलब सेंटर पाइप से कोन फॉर्म करके ये जो काला वाला देख रहे हो, यहाँ से कोयल नीचे इसके सेंटर में गिर रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्रशिंग हुआ और इधर से एयर से उसका फ्लूडाइजिंग हुआ। तो फ्लूडाइजिंग में जो फाइन कोल्स होते हैं वो उड़ के फिर ये आपके यहाँ से ये जो कोन वाला शेप है इसके बगल से जो आ रहा है उसके आसपास पॉइंट पर। ये तो वॉलीबॉल में भी होते हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग यहाँ पे थोड़ा क्लियर है और अच्छा। तो ये जो आपको वैंस दिख रहे हैं ये भी एक एरोडायनामिक शेप में रहते हैं, और ये स्टेशनरी रहते हैं, ये नहीं घूमता। घूमता आपका केवल बाउल है। ये बॉडी जो है ये पूरी स्टेशनरी रहती है, हॉट एयर आता है और इसके थ्रू स्प्रे होता रहता है। तो ये यहाँ से आया और ये आपका जो क्लासीफायर यहीं पे लगे होते हैं, जो मिल कंट्रोल जो है जिससे हम फाइनेंस वगैरह कंट्रोल करने के लिए क्लासीफायर की सेटिंग करते हैं, कम या ज्यादा। और फाइनेंस को कंट्रोल के लिए कम या ज्यादा का मतलब है कि अगर हमने ज्यादा ओपनिंग खोल दिया तो थोड़े हैवी पार्टिकल भी चले जाएंगे एयर प्रेशर के थ्रू, और ओपनिंग कम रखा तो कुछ है मतलब वो फ्लो रिस्ट्रिक्शन के वजह से जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़ा सा वापस उसके साथ में स्ट्राइक करके वो नीचे आ जाते हैं। तो वो फाइनेंस कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये इसको क्लासीफायर को यूज करते हैं। और ये फाइन कोल पूरे इस चैम्बर में फ्लूडाइज होके उड़ता रहता है, और ये आपका साइड से निकल के ये चारों आउटलेट पाइप से बाहर निकलता है। या इस पे कुछ पूछना मिल पे, क्योंकि फिर कहीं दोबारा फिर मेरे को खोलना पड़ जाएगा। हेलो। नो सर। ओके। पीपीटी विजिबल है? यस यस सर। सर।
ये उसी तरह से कि ये बॉल मिल होती है, ये पुराने मैंने बीएचएल बॉलर में देखा है, ये बॉल में ये करीब 1.5 से 2-2 मीटर के ऐसे छोटे-छोटे माने गोले होते हैं, लोहे के सॉलिड गोले होते हैं, और इसमें भी ये बाउल रहती है, और इसके ऊपर में भी एक बाउल आ जाती है, और ये इसके अंदर में हम दोनों ये एक शेप जो देख रहे हो, दोनों बाउल के बीच में ये गोले पड़े रहते हैं और ये घूमते रहते हैं, और इसके में जो पोल गिरता है तो वो जो बाउल घूमता है और उसके साथ में ये बॉल भी घूमता रहता है, फ्रिक्शन फोर्स में आपस में ही ये ग्राइंड होते रहते हैं। इसमें ये क्या है कि इन इन मिलों में थोड़ा सा हमें क्वांटिटी और क्वालिटी उतनी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ग्राइंडिंग रोल में क्या होता है कि आपको जो है जनरल असेंबली में बेयरिंग्स और लुब्रिकेंट्स और उसके फेल्योर ये सब होते हैं, ये मिलों में क्या फेल्योर रेट कम होता है। इसमें सिंपली क्या है, आपने दो बॉल के बीच में मतलब दो बॉल के बीच में बड़े बड़े गोले डाल दिए और उसके बाद एक बार कोयला डाल दिया, रफ एंड टफ मिल चलाते रहिए, लेकिन इनकी इफिशियंसी जो है कम रहती है। तो ये भी बॉल क्या होते हैं, धीरे धीरे इसमें फाइनेस का इशू ज्यादा आता है। हम बहुत जो हमें फाइनेस चाहिए वो फाइनेस के लिए दिक्कत आती है, और इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो टेढ़ा है। मेंटेनेंस में क्या होता है, फिर पूरी बॉडी को निकालिए, बाउल निकालिए, फिर सारे बॉल को चेक करिए, और क्या होता है इसमें हर जितने भी बॉल हैं फिर सब एक साइज के होने चाहिए, इन केस अगर कहीं कोई बॉल मतलब वो हो गया और डैमेज, अगर इसमें कोई ब्रेकडाउन भी होता है तो हैवी ब्रेकडाउन होता है। अगर किसी कारण से कोई बॉल घूमना बंद कर दिया और वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कहीं एक जगह, तो काफी वियर एंड टियर करता है। तो एक ये है कि रफ एंड टफ है, इसमें मेंटेनेंस कम आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस आएगा। और इसका मेंटेनेंस में यही होता है कि फिर हम इनकी बॉडी को हटा के सारे रोलर बॉल्स के डाया चेक करते हैं, और फिर ये एक इक्वल डाया के बॉल से बदल देते हैं अगर इनके अलग हैं। तो इसमें फायदा क्या रहता है, जो ऊपर वाली बॉल रहती है वो स्प्रिंग लोडेड होती है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमें लाइफ ज्यादा मिलती है। बॉल अगर छोटे भी होते जाएंगे तो भी वो ग्राइंडिंग करते जाएंगे, क्योंकि हम जैसे अगर ये दो शेप है आपका, और बाल का डाया तो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि वो भी वियर आउट हो रहा है, लेकिन हम ऊपर से स्प्रिंग प्रेशर की वजह से वो दोनों बाउल के बीच में एक वो मेंटेन करते हैं, मतलब गैप टाइप से। तो वो चीजें करके हम ये इनको काफी लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मेंटेनेंस जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है, और बाकी ये बहुत ही रफ एंड टफ टाइप के मिल है। उसी तरह से एक ट्यूब मिल होता है, ये जितने भी अभी आज के डेट में तो ये बॉलर ही खत्म हो गए। मैंने ये मिल देखी थी 50 मेगावाट की रशियन बॉलर में, कोरबा में भी देखा था मैंने, ओबरा में भी ये मिल देखा है। ये रशियन बॉलर था 50 मेगावाट, उसमें इसमें एक ड्रम होता है, और ड्रम के अंदर में जितनी बड़ी अपनी क्रिकेट की बॉल आती है उतने उतने बड़े बॉल 400-500 बॉल इसके अंदर में डाल देते हैं। फंक्शन वही है, कोल को कैसे भी पीसना है, और ये ड्रम पूरा, ये पूरा का पूरा ड्रम, ये पूरा का पूरा ड्रम रोटेट होता रहता है, और उसमें 400, 500, 1000, 2000, अब इतना मेरे को इतना काउंट नहीं क्लियर है, इतने सारे उसके अंदर में बॉल डाल देते हैं और उसके अंदर में कोयला फीड करते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। तो वो जो लोहे के एक एक बॉल का वेट करीब 7-8 केजी आएगा, तो उससे कोल में इम्पैक्ट आते, ये करते क्रशिंग, मतलब क्रशिंग हो जाता है। ये ट्यूब मिल टाइप का, ये उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है ट्यूब मिल का। इसमें लिखा ना स्मॉल बॉल ऑफ 30, 40 या 50 mm साइज के जो यूज करते हैं, तो 30 mm सॉलिड अगर लोहा को यूज करोगे तो वो 4 किलो, 5 किलो, 50 mm का अगर लोहा होगा तो उसका उतना हमारे ख्याल से, हाँ 50 mm, 2 किलो से ज्यादा वेट नहीं रहता था। इस टाइप के छोटे छोटे स्मॉल बॉल उसके अंदर में हम लोग ड्रम अंदर में फीडिंग कर दिया जाता था, और इनका मेंटेनेंस वही है, टाइम के बाद में फिर पूरा बंद करते थे, पूरे मिल को क्लीन करते थे, और फिर उसमें बॉल की साइज देखी जाती थी। अगर बॉल छोटे 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 मुझे मतलब ये करीब छोटे छोटे इतने हो जाए 10-20 mm डाया तक के भी गोल बॉल बन जाते थे, बहुत छोटे छोटे। क्योंकि हमने अपने बचपन में एक बार जो है इसकी बॉल हमें खेलने के लिए पिताजी ने भी दिया था, बहुत छोटी सी, जैसे शीशे की बॉल होती उतनी बड़ी हो जाती है ये 30-50 mm सॉलिड स्टील के बॉल।
ट्यूब मिल में। बर्नर का अरेंजमेंट, अब ये जो कोल जो बर्नर अरेंजमेंट है, ये फ्रंट फायर्ड बॉयलर में फ्रंट फायर बॉयलर होता है और एक कॉर्नर फायर्ड। अपने यहाँ जो बीएचएल के बॉयलर हैं वो टिल्टिंग टाइप कॉर्नर फायर्ड है। इसमें हम नोजल के आगे का जो टिप है उसको प्लस माइनस 15 डिग्री टिल्ट कर सकते हैं। ये आपका कॉर्नर फायर्ड बॉयलर का एक शेप है और ये उसका अरेंजमेंट है। आपका एयर, कोल, आयल, फिर कोल, एयर, ऐसे इस तरह से कंपार्टमेंट बने रहते हैं। और ये साइड में ये पूरे कंपार्टमेंट में एक विंड बॉक्स के थ्रू ये जुड़ा रहता है जहां से सेकेंडरी एयर आता है। और इसमें भी डैम्पर्स लगे रहते हैं जो सेकेंडरी एयर को कंट्रोल करते हैं, जिसको एसएडीसी बोलते हैं। बर्नर एंड डैम्पर, कोल एयर डैम्पर्स रहते हैं, सेकेंडरी एयर डैम्पर्स रहते हैं, आयल एंड सेकेंडरी एयर डैम्पर्स रहते हैं, बॉटम ट्राई रहता है, ओवर फायर डैम्पर्स रहते हैं, लोफा, और उनको ये बोलते हैं अपर फायर लोअर फायर डैम्पर। ये इसका अरेंजमेंट रहता है जिसको हम लोग यहाँ पे जो एलिवेशन वाइज ए बी 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 सी है, तो ये आपका जो है ए बी सी डी ई एफ जो बोल रहे हैं, दिस इज द मिल, मतलब ये बर्नर, कोल वाला बर्नर है। जो टेंजेंशियल फायरिंग होती है वो इसका डिजाइन ऐसा रहता है कि यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के तो ये बीच में एक बॉल बनेगा, जिसी को हम फायर बॉल बोलते हैं। इसमें एक आपको एक और एक YouTube मिल गया था मुझे, अच्छा, इसको भी मैं आप लोग के सामने देख सकता हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है तो Yes, sir. ये एक्चुअली फ्रंट पार्ट बॉल का एक था, ये फ्रंट पार्ट है, इसमें आगे की टिप में कोई नहीं होता। ये एक्चुअली फ्रंट फायर बॉयलर का एक एनिमेटेड है, वीडियो है। इसमें ये देखिए बर्नर आपके फ्रंट में लगे। जनरली ये जो चाइनीज बॉयलर अगर आपको 600-800 के मिलेंगे वो शायद फ्रंट फायर ही बॉयलर रहते हैं। इसमें बॉयलर केवल फ्रंट और रियर दो वॉल में लगे रहते हैं और शायद साइड वाले वॉल में नहीं रहते हो। तो ये आपका यहाँ से जब ये फायरिंग होती है तो ये आपका पूरा फायर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। सर ये फ्रंट रियर फायर है ना? यस, सर ये फ्रंट रियर फायर है ना? हाँ With फ्रंट front रियर, हाँ और फ्रंट रियर। front उसको rear. बोलने के टर्मिनोलॉजी में केवल फ्रंट फायर बोलते हैं, फ्रंट रियर दोनों नहीं बोलते, बोलते हैं हम लोग फ्रंट फायर बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका एक मिल के थ्रू जैसे कोल जा रहा है उसका ये एनिमेटेड है। ये आपका ये आपका कोल पाइप के थ्रू इसने ये दिखाया, कोल इसके अंदर में आ रहा है।
यहाँ पे आपको एक एयर हीटर का भी रोल दिखा रहा है कि ये जो फ्लू गैस लास्ट में आके यहाँ पे एयर फिल्टर के थ्रू हम जो है एयर को, जो एफडी की एयर है, जो विंडो सेकेंडरी एयर बन जाती है, प्राइमरी की एयर जो मिल में जाती है, तो यहाँ एयर जो इसका वेस्ट हीट है वहां से गर्म करके उस एयर को हम यहीं पे बॉयलर में विंड बॉक्स के थ्रू सेकेंडरी एयर दे रहे हैं। अब ये आपका जो भी फायर होता है, ये फायर जो है फ्लेम अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो ऑलमोस्ट ये जो गुजनैक का शेप दिख रहा हो, अगर आप इसके पैरेलल तक में अगर आप पीफोल वगैरह से बॉयलर को देखोगे तो यहाँ तक हल्का फुल्का रेडिशनेस दिखेगा, अदरवाइज रेडिशनेस यहाँ तक में फिर फ्लेम नहीं रहती, इट कन्वर्टेड इन ए हॉट एयर, फ्लू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पूरा होते हुए द ये जो आपको जो मोटे वाले पाइप में जो ब्लूइश कलर से दिखा रहा है कि वो ड्रम के थ्रू आ रहा है, दिस इज द डाउन कमर। ड्रम के बाद से जो वाटर वॉल रिंग हेडर में जो पानी आता है थ्रू डाउन कमर, इसको डाउन कमर बोलते हैं। ये जो कलर भी जो चेंज दिखा रहा है आपको, ये उसी फॉर्म में दिखा रहा है कि वाटर से अनसेचुरेटेड स्टीम, सेचुरेटेड स्टीम, फिर सुपर हीटेड स्टीम। जो ये ब्लू कलर वाला जो भी दिखा रहा है, उसके बाद से यहीं पे आपका ड्रम में स्टीम का मतलब जो पानी आ रहा है, तो पानी चूंकि जो जो स्टीम फॉर्म में ऊपर होके जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में आपका ड्रम का ये तो जिसे एनिमेटेड डायग्राम, इससे वेरी सिंपल डायग्राम, इसके अंदर में आपका सेपरेटर्स होते हैं, बहुत फाइन फिल्म की रहती है, जो मतलब उसको आप ये बोल रहे फिन फिन टाइप की, जिसके थ्रू से जब स्टीम पास होता है तो जो कंडेंस्ड होके जो मतलब जो स्टीम होती है वो ऊपर चली जाती है, और बाकी उससे कंडेंस होके जो पानी होता है वो वापस ड्रम में ही गिर जाता है। और वो जो स्टीम होती है फिर ये यहाँ से ये जो रेड कलर फॉर्म दिखा रहा है, ये थ्रू राइजर, ये फिर ये सुपर हीटर के अंदर में हाँ, कैसे अलग इसमें उसका सभी लोगों ने गलत सोचा है। अरे उसका वो दे रहा हूँ, तो वो जो सर्विस ग्रुप है वो अलग खोल दिया ना, इसके लिए अलग करना होगा।
IBR नहीं कवर होगा ना। ठीक है, मैं बाद में बात। क्या हो गया भाई, आगे दूसरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो भी बर्निंग हो रही है, तो यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका इस जोन में, वो थ्रू थ्रू आपका जो हीट ट्रांसफर के जो बॉयलर के अंदर में है ना, एक रेडिएशन फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ तक तो आपको रेडिएशन फॉर्म में जो है हो रहा है, ये जो फ्लेम की जो रेडिएशन है उसके थ्रू जो है वो हीट कैप्चर। ये आपकी जो फाइनल जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट कर रही है, मतलब यहाँ तक हम केवल उसके हीट को रिकवर कर रहे हैं। जो भी ये फ्लू गैस यहाँ से निकल के बॉयलर के थ्रू सेकंड पास होते हुए जो आया, वहां यहाँ तक में हम इसके बाद में भी जो फ्लू गैस के टेम्परेचर है, दिस इज द वेस्ट जाएगी अगर एयर हीटर नहीं रहेगा। फिर इसके बाद जो हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो एयर हीटर में कर रहे हैं। तो यहाँ तक में हमारा करीब करीब फ्लू गैस टेम्परेचर आपका 260 रेंज से लेके 300 रेंज तक में रहता है। दिस इज द रियल फोटोग्राफ ऑफ ए बॉयलर। ये मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर में इसका फोल्डिंग्स वगैरह लगी हैं। ठीक है, ये जो गोल वाला है ये आपका ऑयल बर्नर है। ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है दिस इज ये आपका कोल कोल बर्नर है। ये रेक्टेंगल फॉर्म में कोल और एयर दोनों के रहते हैं। ये हमारे ख्याल से एयर का है। कोल वाला दिख नहीं रहा, क्योंकि कोल वाले में सामने में ऐसे मतलब प्लस के टाइप से नहीं रहता, वो ओनली सिंपल 3 कंपार्टमेंट में बटा रहता है जो स्पीटर प्लेट रहता है। ये एयर का बकेट। फायरिंग सिस्टम, डायरेक्ट फायरिंग, इनडायरेक्ट फायरिंग। तो आज का जो है मेरा इतना पार्ट था कवर। इसमें अगर आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो बोलो। हेलो, आवाज नहीं जा रही है मेरी? What did you Yes, say? sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, आ sir. रही है। यस सर, आ रही है। तो आप लोग भी ऐसे YouTube वगैरह पे आपको जो पर्टिकुलर अगर कोई चीज समझना, हमारे ख्याल से आज के डेट में सबसे बड़ा टीचर और सबसे बड़ा प्रोफेसर और सबसे बड़ा वो ये आज के डेट में मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ आपको मैं भी देखता हूँ वहाँ पे। मैं तो इतना ज्यादा नहीं सफरिंग करता, लेकिन वहाँ पे आपकी जो भी छोटी छोटी क्वारी जो छोटे छोटे हों, बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोस भी प्लांट से रिलेटेड वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप एक एक पार्ट अगर अपने लर्निंग में इनहेंस करने के लिए देखना चाहते हैं, तो वो एक एक गूगल में सर्च करके मतलब यूट्यूब पे सर्च करके, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं और इनोवेटेड वीडियो हैं जो आपका एकदम जो हम ऐसे क्लासरूम में पढ़ाए ना तो आपको इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा जितना ये आप एनिमेटेड वीडियोस और ये सब चीजें मिल के बारे में। और हमारे ख्याल से आज ही आप लोगों ने मिल और फीडर जब देखा होगा तो काफी कुछ क्लियरिटी हुई होगी अंदर के बारे में। Yes, sir.
ठीक है, तो फिर मैं स्टॉप करूं? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.
हेलो